हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का एक बार पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भार तथा द्रव्यमान, द्रव्य और ऊर्जा के विषय में जाना था। हमने ये जाना था किन पदार्थों को द्रव्य कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, इन सब की परिभाषाएं देखी थी। आज हम लोग इसी चैप्टर हमारे आसपास पदार्थ के दो टॉपिक्स के विषय में, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं और द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो कंटेंट है वो समझ में आ जाए, जो टॉपिक है आपकी समझ में आ जाए। देखिए, द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। नंबर एक ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है वह आपको तीन रूपों में ही मिलेगा, ठोस, द्रव तथा गैस। अब हम देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। द्रव्य का वह स्वरूप, द्रव्य का वह स्वरूप या वह रूप जिसकी दोनों अवस्थाएं, यानी जिसका आयतन भी और आकार भी दोनों क्या होगा, निश्चित हो। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। यानी इनका आकार और आयतन ना परिवर्तित हो, निश्चित हो। ठीक है, तो उनको हम ठोस कहेंगे। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव्य का वह स्वरूप जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती है। दूसरा आ जाता है द्रव्य की द्रव अवस्था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य हो गया और ये हो गया द्रव। ठीक है, द्रव्य क्या है, संपूर्ण पदार्थ, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वह द्रव्य है। लेकिन द्रव्य की एक अवस्था है, तीन अवस्थाओं में से द्रव अवस्था एक अवस्था है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी ऐसा ही समझिए, इसकी अंग्रेजी होती है मैटर। ठीक है, और इसकी अंग्रेजी होती है लिक्विड। ठीक है, इसको हम द्रव कहेंगे और इसको हम जो है वो द्रव्य कहेंगे। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं किसका, ठोस अवस्था का। जैसे कुर्सी है, ठीक, मेज ना, हम लोगों का आकार और आयतन निश्चित है। ठीक है, मानो ईंट, पत्थर, ठीक है, और बर्फ भी ठोस अवस्था में होती है, बर्फ। ठीक, और हमारा डस्टर, हमारा ये जिससे हम लिख रहे हैं, पेन, पेंसिल, कलम, कॉपी, किताब, ये सब क्या है, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। तो ये क्या है, ठोस है। द्रव अवस्था की बात करते हैं। द्रव्य का वह स्वरूप जिसका आकार अनिश्चित हो। आकार क्या हो, अनिश्चित हो, परंतु आयतन जो है वो निश्चित हो। ठीक है, आयतन निश्चित हो, तो द्रव्य की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे जल, ठीक, तेल ना, मिट्टी का तेल, ठीक है, पैराफिन, डीजल, पेट्रोल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब द्रव हैं। इनका आकार निश्चित है, आकार अनिश्चित है, यानी जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ये ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, गिलास में रखे जाएंगे, गिलास का आकार ग्रहण कर लेंगे,
बाल्टी में रखे जाएंगे, बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेंगे। यदि इसी को किसी दूसरे बर्तन में रख दीजिए तो उसका आकार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आयतन निश्चित होगा। यदि ये जल 1 लीटर होगा तो जल का आयतन चाहे जहां रखा जाए उसका आयतन 1 लीटर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो। आकार और आयतन दोनों ही क्या हो? अनिश्चित हो। ठीक है, आकार और आयतन कैसे हो? अनिश्चित हो, यानी गैस का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गैस का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वायु, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं? गैसें। जलवाष्प, जलवाष्प भी क्या है? एक गैस है। ठीक है, अब 18 ग्राम जल, ठीक है, 18 ग्राम जल की यदि वाष्प बनाई जाए, ठीक है, तो उसका जो आयतन होगा, उस वाष्प का आयतन जो होगा वो कितना होगा? 22,400 ml। ठीक है, यदि 18 ग्राम जल लिया जाए, उसकी वाष्प बनाई जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 22,400 मिलीलीटर होगा। ठीक है, यानी इतने कम जल का कि गैस बना दी जाए तो वह इतने आयतन के बर्तन में पूर्ण रूप से फैल जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। इन तीनों को समझने के लिए, इन तीनों की संरचना को समझने के लिए, द्रव्य के स्वरूपों को समझने के लिए द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत इसकी व्याख्या करने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब इसका जो पहला पॉइंट है, द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि सभी द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने। अत्यंत छोटे छोटे कणों से, ठीक है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। जितने भी द्रव्य हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, और इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कणों को अणु कहते हैं। छोटे छोटे कण जो हैं वो उनको अणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अणु जो होते हैं वो चिकने होते हैं। अणु चिकने, कठोर तथा प्रत्यास्थ होते हैं। प्रत्यास्थ गोले की भांति होते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ गोले की भांति होते हैं। अब ये एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि प्रत्यास्थ क्या है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, रबड़ देखे होंगे। रबड़ को क्या करते हैं? खींचते हैं, या रबड़ की बॉल को दबाते हैं और छोड़ देते हैं तो पुनः अपने स्थान पर वो वापस आ जाता है, अपने ही स्वरूप में वापस आ जाता है। यही गुण क्या है? प्रत्यास्था का गुण है। उसी तरह से ये जो अणु हैं ये चिकने हैं, कठोर हैं और प्रत्यास्थ हैं, यानी इनको दबाया जाए तो दब जाएंगे और छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर प्रेशर हटा दिया जाए तो क्या हो गए? दब जाएंगे। दब जाएंगे, प्रेशर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो पुनः अपने स्थान पर, पुनः अपने ही आकार में वो वापस आ जाएंगे। एक और विशिष्ट गुण है द्रव्य का, और अत्यंत इंपॉर्टेंट गुण है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य, द्रव्य के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, और इसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? इसी रिक्त स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अंतरा आणविक स्थान, या कभी कभी अंतरा आणविक अवकाश भी कहते हैं। कहीं कहीं बुक में लिखा होगा अंतरा आणविक अवकाश, ठीक है, या अंतरा आणविक आकाश। ठीक है, तो ये अंतरा आणविक स्थान कहते हैं।
ठीक है, जैसे ये अणु हैं, इनके बीच में देख रहे हैं ये छोटा छोटा स्थान होता है, थोड़ा थोड़ा, इन्हीं स्थानों को हम ये स्थान, इन्हीं स्थानों को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान। ये अंतरा आणविक स्थान, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। अगला गुण है, चौथा गुण है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल कार्य करता है। द्रव्य के अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं इसी बल को। कौन से बल को, जो परस्पर इनके मध्य जो कार्य कर रहा है, इनके मध्य परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है, इसी को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, और इसी के कारण से, इसी बल के कारण द्रव्य के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, जो ठोस है आपने देखा होगा उसका आकार, आयतन, आकार और आयतन क्यों निश्चित होता है, इसी कारण से कि उसके अणु क्या है, परस्पर आकर्षण से बंधे हुए हैं और ये स्वतंत्र नहीं हो पाते, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब इसकी व्याख्या की जाएगी इसके आधार पर, ठोस, द्रव, गैस की, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक आकर्षण बल हो गया। ठीक है, आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ये जो आकर्षण बल है इसको क्या कहते हैं, ससंजक बल। ससंजक बल, देखिए बल दो प्रकार के होते हैं, ससंजक बल और आसंजक बल। आसंजक बल, एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या है, ससंजक बल है। ठीक है, एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल है। जैसे जल के अणु हैं तो जल के अणु क्या हैं, एक अवस्था में होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं, और एक ही अणुओं के मध्य, इनके मध्य परस्पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो इस आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, ससंजक बल। और दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य यदि आसंजक कोई बल कार्य कर रहा है तो उसको हम आसंजक बल कहते हैं। जैसे आप गिलास रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, और गिलास का पानी जो है, गिलास के पानी को आप फेंक दीजिए तो उसमें देखिए कुछ पानी के अणु आपको गिलास में चिपके हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। जब भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, अगला पॉइंट आ जाता है कि द्रव्य के अणु निरंतर गति करते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि द्रव्य के अणु जो है वो निरंतर गति करते हैं। निरंतर गति करते हैं द्रव्य के अणु, और इस गति के कारण कहां गति करते हैं, जो यही इंटरसेलुलर स्पेसेज हैं, इसमें जो खाली स्थान है, अंतरा आणविक आकाश है, अंतरा आणविक स्थान है, उन्हीं में गति करते हैं, और जिनके कारण से, निरंतर गति के कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है उनमें, गतिज ऊर्जा होती है। अणुओं के मध्य अपने ही जो अंतरा आणविक स्थान है उसी के अंदर गति करते हैं, और जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट है कि यदि किसी द्रव को गर्म किया जाए, ठीक है, किसी द्रव को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, उसे उसको ऊर्जा दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। छठा पॉइंट है कि द्रव्य को गर्म करने पर, द्रव्य को गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, यानी
यदि इनको ऊष्मा दी जाए कहीं से, इनको गर्म किया जाए, तो इनके ये क्या करेंगे, जो इंटरसेलुलर स्पेसेज है उसमें अधिक गति करने लगेंगे, और अधिक गति करने लगेंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। एक और चीज आपको बता दिया जाए कि जल, या जिसको हम वाटर कहते हैं, या पानी जिसको कहते हैं, वह तीनों रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? ठोस में भी, और द्रव में भी, और गैस में भी। ठीक है, तीनों रूपों में पाया जाता है। किस कारण से? ठोस में ठोस के रूप में बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में पानी के रूप में, और गैस के रूप में जल वाष्प के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों रूपों में पाया जाता है। इसको आप लोग जान लीजिए, जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूपों में पाया जाता है, जिसको हम आसानी से तीनों रूपों में देख सकते हैं। आज हमने द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं और द्रव्य के अणुगत सिद्धांत के विषय में पढ़ा, विषय में जाना। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य के द्रव की अवस्था की व्याख्या, और गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव के गैस अवस्था की व्याख्या के विषय में जानेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।